ट्रिक ये है मेरे प्यार कि सबसे पहले रस का आपको अस्थाई भाव मालूम होना चाहिए। पहला मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ रस। रस का सबसे पहले आप लोगों का अस्थाई भाव मालूम होना चाहिए कि रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो जैसे मैं अगर बात करूं, दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रस, एक हास्य रस, एक करुण रस। ठीक है। तो बस आपको मालूम होना चाहिए कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है। तो हास्य रस का अस्थाई भाव मेरे प्यार जो हास होता है, क्या होता है? हास होता है। अगर वही बात करें करुण रस का, तो करुण रस का अस्थाई भाव जो होता है वो शोक होता है। बस ये दो चीज अगर आपको मालूम है तो आप किसी भी रस को आप लिख सकते हो मेरे प्यारो। तो हास रस का अस्थाई भाव हास, करुण रस का अस्थाई भाव सुख होता है। अब देखिए मेरे प्यारो, मैं पहला स्टार्ट करने वाला हूँ हास रस। जब एग्जाम में लिखना होगा तो आप हेडिंग बना लीजिएगा हास रस। और हास रस में लिखेंगे क्या? कि हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। ये तो पहली लाइन ऐसे ही लिख दोगे कि हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। फिर लिखोगे कि जब हास नामक अस्थाई भाव जो है वो विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर हास रस होता है। बस आपको तीन बातें याद रखना है। एक तो मेरे प्यारो जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीन टॉपिक आप लोगों को याद करना है। कि जब लिख देना कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग होता है तो वहां पे हास रस की उत्पत्ति होती है। सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो। तो देखो अभी मैंने याद करा दिया, कैसे देखो लिखोगे क्या? कि हास रस का स्थायी भाव हास होता है। जब हास नामक अस्थाई भाव मेरे प्यार जो अनुभाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पे हास रस की उत्पत्ति होती है या वहां पे हास रस होता है। देखिए याद हो गया कि नहीं? कितना सिंपल है। तो बस अस्थाई भाव और आपको तीन टॉपिक विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ये तीन याद करना है, किसी तरह बना के उसको लिख दोगे। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण बहुत सिंपल मैंने लिखा है। दो उदाहरण में बता रहा हूं कि हाथी जैसा देह है, गेंडे जैसी खाल। और दूसरा है कि तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब इतना सिंपल आप लोगों को कोई उदाहरण बताने वाला नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब इतना सिंपल तो आप याद ही कर सकते हो। आपका हास रस लिखना आ गया, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। बस हास रस का अस्थाई भाव हास होता है। जब अस्थाई भाव हास किसी विभाव से, अनुभाव से, संचारी भाव से संयोग करके हास रस की उत्पत्ति होती है, हास रस बनाता है या हास रस होता है, किसी तरह भी लिख सकते हो। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो हास रस आपको समझ में आ गया होगा। लिखने के लिए आता है वो तो कंफर्म है, और इसी तरह लिख दीजिएगा आप। इसके बाद दूसरा है करुण रस। हास्य रस समझ में आ गया, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर वैसे ही बना के लिखेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। फिर लिखना कि जब शोक अस्थाई भाव, जब शोक का स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से संयोग करता है, तो वहां पर करुण रस होता है। सिंपल। मतलब वही चीज सेम है। बस आप लोगों को अस्थाई भाव मालूम होना चाहिए। जैसे करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, और लिखना कि जब शोक अस्थाई भाव विभाव से, अनुभाव से और संचारी भाव से संयोग करता है, मिलता है, तो वहां पे करुण रस की उत्पत्ति होती है या करुण रस होता है। अब बताओ, अब कभी भी मेरे प्यार जो हास्य रस, करुण रस लिखने के लिए आ जाएगा, सिंपल लिख दोगे। उदाहरण तो बहुत सिंपल लिया है कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अब इससे सिंपल उदाहरण आपको मिल नहीं सकता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल लिख के लेके आऊं ताकि आप आसानी से उसको लिख पाओ, और आपका ये 6 नंबर हिंदी के पेपर में बिल्कुल कंफर्म हो जाए। कोई एक नंबर भी आप लोगों को काट नहीं सकता है। तो ऐसे मेरे प्यार बच्चों लिखना है आप लोगों को। तो हास्य रस, करुण रस, दो टॉपिक यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों कवर हो गए कि नहीं? बस रस में बस दो ही याद करके जाना है आप लोगों को, ज्यादा नहीं। बस दो रस याद कर लो, काम हो गया आप लोगों का। यही लिखने के लिए देता है। अब हम लोग अलंकार की तरफ बढ़ेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अलंकार की तरफ बढ़ रहे हैं। अलंकार में सबसे पहले अनुप्रास अलंकार देखेंगे। अनुप्रास अलंकार बहुत ही ज्यादा सिंपल है। कह रहा है कि वर्ण बार बार आए। देखिए इतना सिंपल परिभाषा कोई आपको बताया जाएगा नहीं। वर्ण बार बार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। बस इतना ही सिंपल लिखना है। जैसे उदाहरण पे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय। जैसे देखिए ये त जो है वर्ण है, ये भी त जो है वर्ण है, ये भी त वर्ण है, ये भी त वर्ण है, ये भी त वर्ण है। तो कह रहा है कि वर्ण बार बार आए। देखिए तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु, छाय। बस हो गया। तो अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया आपको ना? कि वर्ण बार बार आए वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब दूसरा हम बात करेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार भी बहुत सिंपल है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो वहां यमक अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द होगा और एक से अधिक बार आएगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे घटा आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी घटा है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। घटा का मतलब बादल है, घटा का मतलब घटनाएं होती हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ण था कि वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे शब्द है कि शब्द एक से अधिक बार आए, वहां यमक अलंकार होता है और उनका अर्थ अलग होता है। तो देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे घटा है तो यहाँ पे भी घटा है।
तो घटा का अर्थ मतलब बादल है, घटा का मतलब घटना है, अर्थ अलग अलग हो गया। लो भाई, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, एक और बताऊंगा इंपॉर्टेंट उपमा अलंकार, इसके बाद अलंकार का भी काम आप लोगों का तमाम हो गया। उपमा अलंकार कैसे लिखोगे कि वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी वस्तु से की जाए। बस जाहिर सी बात है कि कोई, जैसे ये मैंने दो पेन लिख दिया, तो इस पेन की तुलना, इस ब्लैक पेन की तुलना हम इस नीली पेन से करेंगे, बस इसी को हम लोग उपमा अलंकार बोलते हैं। मतलब वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, ठीक है, एक उदाहरण हो गया। दूसरा है कि फूलों सा चेहरा तेरा कलियों से मुस्कान है, ठीक है, मतलब कि फूलों सा चेहरा तेरा, जो चेहरा की तुलना है वो कलियों की मुस्कान से की जा रही है। और यहाँ पे जो मेरा बच्चों मन की तुलना है वो पीपर के पत्ते से की जा रही है। तो किसी वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु की तुलना या समानता की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब इतना सिंपल आप लोगों को कोई बताने वाला नहीं है। तो वह अलंकार जिसमें किसी वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है, बात खत्म। तो तीनों टॉपिक मैंने बता दिया यहाँ पे, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, लो भाई उपमा अलंकार। क्लियर है? अब हम लोग मेरे प्यारे बच्चों छंद देखेंगे, सोरठा देखेंगे, काम खत्म हो गया आप लोगों का। चलिए, अब मेरे पास जो दोहा छंद हम लोग देखने वाले हैं। दोहा छंद में लिखेंगे, ये भी बहुत सिंपल है दोहा छंद, कि यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं, बस याद रखिए कि दोहा और सोरठा में चार चरण होते हैं बस। तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें चार चरण होते हैं, और पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसका ट्रिक मैं बता दें, इसका ट्रिक लिख लो। इसका ट्रिक मेरे प्यारे जो दो तेग, क्या हो जाएगा, दो तेग नाम से इसका ट्रिक याद कर लो। दो तेग मतलब होता है कि दोहा, दोहा में 13-13 मात्राएं होती हैं और 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, जैसे आप ऐसे कर सकते हो मेरे प्यारो चो, जैसे यहाँ पे आप करोगे कि दो मतलब दो, और लास्ट वाला देखिए, पहला वाला दो है, लास्ट वाला ग है, ग मतलब 11। तो 11 को जब जोड़ोगे मेरे प्यारो चो तो यहाँ पे आ जाएगा 13। तो यहाँ पे देखा ऐसे लिखना, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। लो भाई ट्रिक बन गया। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये गए हैं, ये ए वाला गए है, ऐसे गए हैं। ठीक है, देख सकते हो मेरे प्यारो। अब देखिए पहले और मेरे प्यार बच्चों तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं देखिए, 1 2 3 4, 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, 13 इसमें है। तीसरा चरण में भी 13 होगा, 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 10 2 12 1 13। और दूसरे चौथे चरण में 11-11 मात्राएं देखिए, 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। इसमें भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, बिल्कुल सही है। ये हो गया दोहा छंद। और देखिए दोहा जब याद हो गया तो सोरठा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि दोहा का जस्ट उल्टा सोरठा होता है। परिभाषा यही रहेगा, बस 13-13 की जगह 11-11 हो जाएगा, और यहाँ पे 11-11 की जगह 13-13 हो जाएगा बस। तो बस दोहा याद कर लीजिए। अब बस आप जान जाइएगा कि दोहा का उल्टा सोरठा होता है, बस काम बन जाएगा आप लोगों का। देखिए कैसे लिखोगे सोरठा में, सोरठा में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, सेम परिभाषा वही रहेगी। यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। ये दोहे का उल्टा होता है, मतलब परिभाषा सेम वही है, बस पहले और तीसरे चरण में 11-11 है, वहां पे 13-13 हो रही थी, यहाँ पे 11-11 है। और यहाँ पे दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं, वहां पे 11-11 हो रही थी, मतलब उसका जस्ट उल्टा है और कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक परिभाषा लिखा हूं, उदाहरण मेरे यहाँ पे, कि राधा नागरी सोई मेरी भव बाधा हरो, श्यामु हरित दूती होई, जा तन की छाई परे। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो, कह रहा है कि पहले और तीसरे में 11-11, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। इसमें 13 मात्रा आएंगी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा एक 13, और 2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा एक 13। देखिए तो कितना क्लियर है। अब मेरे प्यार को रस छंद अलंकार बस मात्र 9-10 मिनट के अंदर में समाप्त कर दिया। इतना सिंपल टॉपिक पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, लिख के देता हूँ, गारंटी है मेरा। अब मेरे प्यारों जो आज के बाद कभी भी लिखने के लिए आ जाएगा ना, तो आसानी से आप लिख पाओगे। 24 फरवरी को रस छंद अलंकार आएगा, जैसे मैं लिखा हूँ सेम लिख दीजिएगा, एक नंबर एग्जामिनर नहीं काट सकता आपका, पूरा का पूरा नंबर आपको देगा। तो मेरे प्यार वीडियो को लाइक कर देना।